नमस्कार बच्चे, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज बच्चे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कविता नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, जिसके कवि हैं अरुण कमल जी। आइए आगे बढ़ने से पहले जरा कवि का परिचय जान लेते हैं। अरुण कमल जी का जन्म बिहार में 15 फरवरी सन 1954 को हुआ था। वे वर्तमान समय में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। अपनी केवलधार, सबूत, नए इलाके में इत्यादि उनकी प्रमुख कृतियों में से एक हैं। उन्होंने प्रसिद्ध बाल उपन्यास जंगल बुक का भी हिंदी में अनुवाद किया था। जी हाँ, ये वही जंगल बुक है जिसमें आप मोगली के विषय में टीवी पर फिल्म भी देख चुके हैं और एक सीरियल के रूप में भी उसे देख चुके हैं। उन्हें भारतीय काव्य में उनके योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अरुण कमल जी की कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। इन्होंने अपनी कविताओं में जीवन के हर पहलू को बड़ी ही कुशलता से दर्शाया है और वर्तमान समय की शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश भी खुलकर इनकी कविताओं में सामने आया है। इनकी कविताओं में मजदूरों की स्थितियों का भी काफी वर्णन हुआ है। बच्चे, जवान, स्त्रियां, सभी वर्ग के लोग इनकी कविता में शामिल हैं। कोई जूट या लोहे की फैक्ट्री से काम करता है तो कोई होटल का नौकर है। पुल बनाने वाले मजदूर हों, चाहे नक्सली समझकर मौत के घाट उतार दिए जाने वाले मजदूर, दर्जन स्कूल मास्टर, अगरबत्ती बनाने वाले मजदूर आदि सभी उनकी कविताओं में स्थान प्राप्त करते हैं। अरुण कमल जी की कविताओं की एक खास विशेषता यह है कि उनका मजदूर चित्रण किसी विशेष वर्ग के मजदूरों तक ही सीमित नहीं है। आइए अब बात करते हैं कविता नए इलाके में के विषय में। प्रस्तुत कविता में कवि वर्तमान समय में चल रहे निर्माण के ऊपर व्यंग्य करते हुए ये कहना चाह रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु को समय के साथ बदलना ही पड़ता है, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत जल्द ही किसी भी वस्तु के आदी हो जाते हैं। इसलिए कवि इस कविता में आधुनिक समाज में प्रतिदिन होते निर्माण की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार इस अंधाधुंध निर्माण की वजह से ही अब खुद के घर को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। आइए बच्चे, अब कविता को बेहतर तरीके से समझने के लिए कविता की पंक्तियों के साथ इसकी व्याख्या को समझते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। बेटा, परीक्षा में अगर इसका भावार्थ पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से देखना होगा, लिखना होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शहर में हो रहे अंधाधुंध निर्माण के बारे में बताया है, जहां रोज कुछ ना कुछ बदल ही रहा है। आज अगर कुछ टूटा हुआ है या कहीं कोई खाली मैदान है तो कल वहां बहुत ही बड़ा मकान बन चुका होगा। कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं। नए नए मकान बनने के कारण रोज नए नए इलाके भी बनते जा रहे हैं। जहां पहले सुनसान रास्ता हुआ करता था, आज वहां काफी लोग रहने लगे हैं और चहल पहल दिखने लगी है। यही कारण है कि लेखक को रास्ते पहचानने में तकलीफ होती है। यहाँ देखिए, आप पंक्तियों में देख भी रहे हैं, जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कवि यहाँ पर अपने लिए भी वही बात कह रहे हैं कि कवि को अपना उस रास्ता जो घर तक पहुंचता है उसको पहचानने में तकलीफ होती है और वह अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। अब अगली पंक्तियों को देखें। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला। इन पंक्तियों में बच्चे अगर भावार्थ पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि इन पंक्तियों में कवि या लेखक हमें अपने रास्ते भूल जाने का कारण बताते हैं। कवि ने या लेखक ने, हम अगर कहें तो, जिस घर, जिस मैदान और जिस फाटक को अपने लिए चिन्ह बना कर रखा था, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि पुराने निशान खोज रहे हैं कवि,
अब उन निशानों के जरिए से जब वह देखते हैं तो जिन्हें देखकर उन्हें ये पता चलता था कि वह सही रास्ते पर चल रहे हैं, उन चिन्हों में से अब कोई भी अपनी जगह पर नहीं है। अब लेखक के खोजने के बाद भी उन्हें पुराना पीपल का पेड़ कहीं नहीं दिखाई देता और ना ही अब उन्हें टूटा हुआ वह घर दिखता है जिसे देखकर वे रास्ते को पहचानते थे। ना ही अब उन्हें वह खाली जमीन का टुकड़ा कहीं दिखाई दे रहा है जहां से उन्हें बाएं मुड़ना था। इसके बाद ही उनका जाना पहचाना एक बिना रंग के लोहे के फाटक वाला एक मंजिला मकान जो था वह था, लेकिन यहाँ पर भी वह कह रहे हैं कि फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले वो लोहे के फाटक को भी वह ढूंढ रहे थे। आगे पंक्तियां देखिए बच्चे, वो इस प्रकार हैं। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। पहली प्रथम जो 3 पंक्तियां उसमें देखिए वो साफ कह रहे हैं इन्हीं कारणों की वजह से। यहाँ जो पंक्ति है बेटा, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। कवि को, लेखक को हमेशा रास्ता भटक जाते हैं, वे कभी भी सही ठिकाने तक नहीं पहुंच पाते। वे या तो 1-2 घर आगे निकल जाते हैं या फिर 1-2 घर पहले ही रुक जाते हैं। अगली कुछ पंक्तियों में देखिए बच्चे, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। कवि कह रहे हैं कि यहाँ रोज जो इतने परिवर्तन हो रहे हैं, किसी न किसी इमारत का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से अपने रास्ते को पहचानने के लिए जिस इमारत या पेड़ की वो स्मृति बनाते थे, लेकिन अब नहीं बना सकते। क्या पता कल उसकी जगह पर कुछ और बन जाए और फिर रास्ता भटक जाए लेखक या कवि। यहाँ पर वह सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं कर रही, वह यहाँ पर वह सभी के विषय में बात कर रहे हैं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। और अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। इसके भावार्थ को बच्चे आप इस तरीके से करेंगे कि कवि ने शीघ्र होते हुए परिवर्तन के बारे में बताया है। ऐसा नहीं है कि कवि बहुत समय के बाद यहाँ लौटे हैं, लेकिन उसे सब कुछ बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वह बसंत के बाद पतझड़ को लौटे हों, यानी 4-6 महीने के बाद लौटे हों। कवि कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बैसाख के महीने में गया था और भादों का महीने जो होता है उसमें लौटा हूँ। ये हिंदी महीनों के नाम है बच्चे। वह तो कुछ ही दिनों में वापस आ गए हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ उसे बदला हुआ ही दिख रहा है और वह अपना घर भी नहीं पहचान पा रहा है। अब लेखक उपाय कहते हैं कि अब तो एक यही उपाय बाकी बचा है कि हर घर का दरवाजा लेखक खटखटाए और फिर पूछे क्या यही वह घर है जहां वह रहते थे। अगली पंक्तियों में देखिए एक संदेश भी है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। यहाँ पर कवि भटक जाने की बात कह रहे हैं कि अगर भटक जाने के कारण कवि अभी तक अपना घर नहीं ढूंढ पाए हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश भी होने वाली है। कवि कहते हैं कि समय बहुत ही कम है। अब तो कवि इसी आस में बैठे हैं कि काश कोई जान पहचान वाला व्यक्ति देखकर उन्हें पहचान ले और जब वह आवाज लगाएं या पुकारें तो वह ऊपर से ही पहचान कर आवाज के ऊपर उत्तर दे दे। आइए अब कविता खुशबू रचते हैं हाथ के विषय में जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने अगरबत्तियां बनाने वाले उन मजदूरों का चित्रण किया है। उन मजदूरों में बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्रियां, बीमार आदि जो लोग होते हैं वो सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। ये सभी लोग स्वयं गंदगी में रहते हैं किंतु अपनी मेहनत से कई प्रकार की खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। उन्हें बनाने में उनके खुद के हाथ खराब हो गए हैं, उनके खुद के घर बदबू से भरे हुए हैं। इसी वजह से कवि ने अपनी विडंबना व्यक्त की है। उनके अनुसार एक ओर तो दुनिया के सभ्य लोग इन गंदे मोहल्लों में रहने वाले लोगों से घृणा करते हैं, तो दूसरी ओर इन्हीं के गंदे हाथों द्वारा बनाई गई अगरबत्तियों को भगवान के सामने जलाकर अपनी इच्छा पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं और अपने घर को सुगंधित बनाते हैं।
आइए इन पंक्तियों को देख लें कविता की। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसका भावार्थ बच्चों इस प्रकार होगा। कवि ने अपनी इन पंक्तियों में जीवन के कठोर यथार्थ को दर्शाया है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में ही खिलते हैं, उसी प्रकार कवि ने बताया है कि वातावरण को सुगंधित कर देने वाली अगरबत्ती इन्हीं गंदी झुग्गी एवं झोपड़ियों में बनाई जाती है। ऐसी बस्तियां जहां से गंदे नाले निकलते हैं, जहां पर कूड़े करकट का ढेर लगा है, बदबू से भरी वो गंदी बस्तियों में रहने वाले गंदे ही लोग इन खुशबूदार अगरबत्तियों को बनाते हैं। इसीलिए कवि ने इस कविता में बार बार कहा है, आप देख सकते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बेटा यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हम कह सकते हैं। आगे अगली पंक्तियों को देखिए। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, ये हाथों के लिए विशेषण है बेटा। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, ये नए नए में भी आप देखें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, डाल से में उपमा अलंकार भी है बेटा। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अगरबत्ती बनाते बनाते, आगे भावार्थ में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे, अगरबत्ती बनाते बनाते अधिकतर कारीगरों के हाथ घायल हो गए हैं। आप चित्र में भी देख रहे होंगे। किसी कारीगर के हाथों की नसें उभरी हुई दिख रही हैं, तो किसी के नाखून अगरबत्ती बनाते बनाते घिस गए हैं। वहीं दूसरी ओर नए नए बच्चे, यानी छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने अभी अभी अगरबत्ती बनाना शुरू किया है, उनके हाथ पीपल के पत्ते की तरह बहुत ही मुलायम और नाजुक प्रतीत होते हैं। उन्हीं बच्चों में से कुछ लड़कियों के हाथ भी हैं, जहां पर कवि ने जूही की फूलों से या जूही की डाल से उनकी तुलना की है कि जूही की डाल की तरह पतले हाथ। बहुत दिनों से काम करते हुए कई कारीगरों के हाथ कट फट चुके हैं, उनके जख्म भी गंदगी से भरे हुए हैं। ऐसे हाथ ही हमारे घर में खुशबू फैलाने वाली सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। अगली पंक्तियां देखिए बच्चे। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बेटा इनका भावार्थ इन पंक्तियों का इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यही बताया है कि शहर के बड़े से बड़े घरों में जलने वाली जो खुशबूदार अगरबत्तियां होती है, वो इन्हीं गंदी बस्तियों की झुग्गियों में बनती है, जहां पर हमेशा बदबू भरी रहती है। चाहे कोई भी मशहूर अगरबत्ती हो, जैसे केवड़ा, गुलाब या रात रानी। आप देखते हैं ना जब घर में जलाते हैं अगरबत्ती कि सभी की खुशबू अलग अलग होती है, जो काफी मनमोहक होती है। सभी यही इस गंदी बस्ती में रहने वाले गंदे लोगों के गंदे हाथों से ही बनाई जाती है। ये लोग खुद तो इतनी गंदगी एवं बदबू के बीच में रहते हैं, लेकिन दूसरों के घर को महकाने के लिए खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि सारी गंदगी के बीच भी खुशबू रचते हैं हाथ। जी बेटा, उम्मीद करती हूँ ये कविता जो है वो आपकी मदद करेगी इसका भावार्थ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।